नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि ईरान ने हमलों का आगाज कर दिया है और दो बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया है। सूरत हाल जो रेड सी के बाद अब इंडियन ओशन और अरेबियन सी में भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। अब ये जो नया आगाज किया गया है ईरान की जानिब से, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर गजा से हमारे पास नाज़रीन बड़ी खबरें सामने आई हैं, घात लगाकर कुछ नए हमले किए गए हैं और इसराइली फौजी किस तरह वहां पर हलाकतें उनकी हो रही हैं और साथ साथ कितने हजारों की तादाद में ये माजूर हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं, वो स्टैट्स भी ताज़ा तरीन हमारे पास आए हैं। फिर नाज़रीन यूएई के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने से इनकार कर दिया और खुफिया प्लान इसराइल के साथ मिलकर बनाया जा रहा है, लेकिन उसका भी तोड़ ईरान और उसके इत्तेहादियों ने निकाल लिया है। तो यूएई ने ये जो मुनाफकत की है, जो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए हैं और जो प्लान बनाया गया है यूएई की जानिब से और इसराइल ने मिलकर, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको इंडियन ओशन में लिए चलते हैं। इस वक्त जंग जो है वो ना सिर्फ जमीन पर लड़ी जा रही है बल्कि वो समंदर में भी अब ये जंग शिफ्ट हो चुकी है। इससे पहले रेड सी एक प्राइमरी जोन बना हुआ था जहां पर यमन के हमले मुसलसल जारी हैं और रेड सी मुकम्मल तौर पर बंद है, कोई इसराइली जहाज वहां से नहीं गुजर पा रहा। लेकिन अब नाज़रीन जो इंडियन ओशन है, जो अरेबियन सी है, वो भी एक मैदान जंग बन गया है और वहां पर बड़ा हमला किया गया है। इस वक्त दो जहाजों को नाज़रीन बताया जा रहा है कि निशाना बनाया गया है। ये आप देखिए, 2 ships in the Indian Ocean were targeted and no party has yet claimed responsibility for it or the identity of the 2 ships। अब इसमें वो कह रहे हैं कि अभी तक किसी पार्टी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की, ना ही ईरान ने यह कहा कि हमने किया और ना ही यमन ने यह कहा है कि यह हमने किया। लेकिन अब यह 90% क्यों कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया? उसकी वजह यह है कि इससे पहले एक इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया था। आपको याद होगा, जो इंडियन ओशन के साथ एक इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया था तो उसको ईरानी जो शहीद ड्रोन है उसने आकर निशाना बनाया था। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखें तो इस रीजन में यमन तो सिर्फ जो अपना रेड सी है और साथ गल्फ ऑफ एडन है, यानी अपने इर्द गिर्द के जो उसका आता है इलाका, उसमें वो अटैक्स कर रहा है। इधर जो अरेबियन सी में या इंडियन ओशन में हमले हो रहे हैं वो ईरान ही कर रहा है। ईरान के अलावा मतलब क्या वो यूएई जाकर इसराइली जहाजों को निशाना बना रहा है? तो इधर जो सारे हमले हो रहे हैं, यमन की उतनी रेंज नहीं है, तो इस तरफ जो हमले हो रहे हैं वो ईरान ही कर रहा है। और अगर आप पिछले हमले की बात करें तो उसमें पेंटागन ने कहा था कि ये ईरान ने हमला किया, लेकिन उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात जहां पर इंडिया इसमें ड्रैग हो गया था वो ये थी कि इंडिया ने कोई स्टांस नहीं लिया था। और बड़ी हैरानकुन बात यह है कि अभी तक उसमें इंडिया ने कोई स्टांस नहीं लिया, यानी पेंटागन ने यह कहा कि यह हमला हमने किया है और ईरान ने कहा कि यह हमला हमने नहीं किया। तो यहां पर इंडिया की हुकूमत वो दरमियान में ट्रैप हो गई, फंस गई कि भाई वो ईरान भी उनका की पार्टनर है, अमेरिका भी उनका की पार्टनर है, तो उनको जो भी उन्होंने पोजीशन लेनी है वो एक के खिलाफ जाएगी और एक के हक में। यानी अगर इंडियन हुकूमत ये कहती है कि ये किसी पायरेट्स ने हमला किया है, ये कज़ाकों ने हमला किया है, तो इट्स मीन ये ईरान ने तो फिर हमला ना किया, तो फिर अमेरिका झूठा हो गया, अमेरिका की बात झूठी हो गई। और अगर इंडियन हुकूमत ये कहती है कि ये वाकईतन ईरान ने हमला किया है तो फिर ईरान के साथ उनके मामलात खराब हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह सामने आई कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह लिखा कि यह हमला ईरान ही ने किया और पेंटागन ठीक कह रहा है। बहरहाल वहां पर अभी तक इंडिया ने कोई स्टांस नहीं लिया और अब ये 2 नए जहाजों को निशाना बना दिया गया है। तो यहां से अब इस तरह हम समझ सकते हैं कि ईरान ने अपने हमलों का आगाज कर लिया है और समंदर से इन हमलों का आगाज किया गया है। तो यह ताजा तरीन सूरत हाल है। यमन पर 22 मुल्कों ने कहा है कि हम हमला करने जा रहे हैं, वहां पर भी यमन ने पूरी तरह से मोर्चे संभाले हुए हैं, ईरानी वॉरशिप्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, लाखों यमनी जंगजू वो पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। तो वहां पर सूरत हाल बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और अब ये यहां इंडियन ओशन में नया महाज खुल गया है। मतलब ये यहाँ की अपडेट थी। अब आपको गजा में लिए चलते हैं। गजा के हवाले से हमारे पास बड़ी खबरें हैं। कुछ नाज़रीन घात लगाकर हमले किए गए हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स उड़ाई गई हैं, टनल्स में नए घात लगाए गए हैं जिनमें बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की हलाकतें हुई हैं। तो ये 4-5 बड़े हमले हैं, एक एक की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक बिल्डिंग को नाज़रीन निशाना बनाया गया। ये आप देखिए, a Zionist force stationed inside a house was targeted with 3 Radia anti-personnel bombs in the east of Khan Yunis।
तो एक बिल्डिंग को उन्होंने उड़ाया है जनाब एंटी पर्सनल बॉम्ब्स के साथ, और पूरा की पूरी जो घर है, जो पूरी बिल्डिंग है, वो इसराइली फौजियों की कब्रें बन गई। तो मुमकिन तौर पर 10 से 15 इसराइली फौजी इस बिल्डिंग के अंदर हो सकते हैं। तो एक ही हमले में 10 से 15 इसराइली फौजियों को निशाना बनाया। बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ नाज़रीन वहां पर जंग लड़ी जा रही है। और इसराइल तो यह प्लानिंग कर रहा है ना, यानी वो इस वक्त डिस्कस कर रहा है कि हम गजा पर कब्जा करने के बाद यहां पर बीच बनाएंगे, फलां करेंगे, इनको गजा के लोगों को कॉन्गो भेजने की बात कर रहा है। तो इसराइल को अपने सर्वाइवल पर डिस्कशन करनी चाहिए, गजा के सर्वाइवल पर नहीं, गजा के फ्यूचर पर नहीं, अपने फ्यूचर पर डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि इसराइल अब बचता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही अमेरिका को नजर आ रहा है, ना ही यूरोप को नजर आ रहा है। अच्छा, अगला नाज़रीन जो हमला हुआ है वो बड़ा अहम तरीन हमला किया गया और टनल में घात लगाकर पूरी की पूरी जो टनल की ओपनिंग है उसको उड़ाया गया। और ये जो घात, जो टनल्स में घात लगाया जाता है, ये सबसे खतरनाक है मज़ामती तहरीक का, क्योंकि इसी घात में उन्होंने कई कमांडर्स को, कई ऑफिसर्स को हलाक किया, क्योंकि टनल का जो घात लगाया जाता है इसका कोई हल नहीं होता उनके पास। अब आप ये देखिए, an anti-personnel device was detonated by a special Israeli force that advanced towards a tunnel in Al-Zana area east of Khan Yunis, and its members were killed or wounded। अब वो कह रहे हैं कि एक टनल की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पर जो डिवाइस लगी हुई थी वो एक्सप्लोड कर गई और उसके नतीजे में जो इसराइली फौजी हैं वो वहां पर हलाक हो गए। अब ये मतलब इनके पास मतलब आप देखें ना कि इन्होंने कई ऐसी ब्रिगेड्स भी भेजी हैं जो इन्होंने कहा हमारी ये टनल स्पेशलिस्ट हैं, कई इंजीनियरिंग कॉर्प्स वहां पर भेजे हैं कि ये टनल्स का कोई इलाज निकाले, लेकिन टनल्स का कोई इलाज नहीं निकला। पानी छोड़ने की कोशिश की गई, जंगली जानवर छोड़ने की कोशिश की गई, कुत्ते अंदर छोड़ने की कोशिश, रोबोट्स अंदर छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं पर कोई हल नहीं निकल सका। तो अब ये जो नई ब्रिगेड्स भेजी गई वो भी कोई हल नहीं निकाल सकी, और इनकी जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो वहां पर हलाक हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मर्केवा टैंक्स के हवाले से आज खबर आई है कि 3 मर्केवा टैंक्स को निशाना बनाया गया है। एक टैंक की कीमत $3 मिलियन है और यह दुनिया का सबसे जदीद तरीन टैंक समझा जाता है। तो इसको किस तरह से निशाना बनाया गया है ये आप देखिए। वी टारगेटेड 3 मर्केवा टैंक्स विद टैंडम एंड अल यासीन शेल इन द सिटी ऑफ खान यूनिस। इस वक्त जो बड़ी लड़ाई है वो साउथ में नाज़रीन चल रही है, खान यूनिस में इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लेकिन हमने सारे वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद इसराइल अभी तक अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सका है, और हंड्रेड्स के हिसाब से इनके मर्केवा टैंक्स का वहां पर कब्रिस्तान बना है। इसके अलावा नाज़रीन, गैदरिंग ऑफ व्हीकल्स पर जो इनकी सबसे जो टाइगर व्हीकल समझी जाती है ना, सबसे हैवीली आर्मर्ड व्हीकल समझी जाती है, उसको निशाना बनाया गया है। ये आप देखिए, वे टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड अ गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन व्हीकल्स वेस्ट ऑफ अल मगाजी कैंप इन द सेंट्रल गाजा स्ट्रिप विद हैवी कैलिबर मोर्टार शेल्स। ठीक है, तो उनकी बहुत सारी गाड़ियों, एक गाड़ी में 5 से 7 फौजी हो सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सी व्हीकल्स को, यानी जहां काफी सारा उनका काफिला जा रहा था, उसको नाज़रीन उन्होंने निशाना बनाया, उनकी गैदरिंग को, और वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। फिर नाज़रीन, बड़े अहम तरीन स्टैट्स ये सामने आए हैं कि जो डिसेबल्ड इसराइली फौजियों की तादाद है वो बहुत हैरान कुन हद तक बढ़ चुकी है। हैरान कुन हद तक इनके फौजियों की किसी की टांग कट गई, किसी का बाजू कट गया, जो गजा में जंग लड़ते हुए जख्मी हुए, फिर हॉस्पिटल लाए गए और उनकी जान बचाने के लिए मतलब उनकी टांग ज़ाया हो गई, हाथ ज़ाया हो गए, तो अब वो बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों में पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस estimates that the number of disabled soldiers in the army will increase by more than 20%, यानी 20%, 20% तक। ये बहुत गैर मामूली तादाद है जो खुद उनकी इसराइली डिफेंस मिनिस्ट्री मान रही है कि भाई इतने हमारे फौजी जो हैं वो माजूर हो चुके हैं और अब वो सर्विसेज देने के काबिल नहीं है। मर जाने से ज़्यादा मेरे ख्याल है ये ख़तरनाक होता है कि आप माजूर ही हो जाएं। तो बहुत बुरी इस वक्त इसराइल के साथ वहाँ पर हो रही है, और बिल्कुल इनको आगे अब ये देख लें कि 3 महीने आज पूरे हो गए, 3 महीने से जंग जारी है और कोई ऐसा जबर नहीं है जो वहां पर रवा ना रखा गया हो, कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो इन्होंने वहां पर ना आजमाया हो, लेकिन उसके बावजूद ये ना ही 1% भी अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और याहिया सिमार जो कि गजा में एक छोटा सा इलाका है जिसकी टोटल लंबाई 41 किलोमीटर है, ठीक है, लाहौर में कोई 10 गजा समा सकते हैं, इतना छोटा सा गजा है, तो उसमें भी इनको याहिया सिमार और उनका जो मेन कमांडर है वो नहीं मिल रहा। तो ये इसराइल के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है। अब नाज़रीन, आपको यूएई के हवाले से अपडेट करते हैं, जहां बाहर के दुश्मनों से लड़ना पड़ रहा है, वहीं अंदर कुछ गद्दार आस्तीन के सामने बैठे हुए हैं, उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। और इसमें जो खुलकर एक मुल्क सामने आया, एक अरब मुल्क, जिसकी बहुत ज़्यादा मुसलमानों को तकलीफ भी है कि यार ये जो इन्होंने काम किया ये बहुत ही शर्मनाक है, और वो यूएई है। यूएई ने नाज़रीन
नाजरीन एक तो इनको पहले रास्ता दिया, फ्रेश फूड इसराइल तक पहुंचाई, उसकी भी बहुत तकलीफ है कि भाई गजा में निहत्ते लोग बैठे हुए हैं, वहां पर बच्चे हैं, औरतें हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। यूएन कह रहा है कि इस वक्त कहत का वहां पर समा है, 4-4, 5-5 दिनों से लोगों को ना खाने को रोटी मिल रही है, ना पीने को पानी मिल रहा है। फिर सर्दियां हैं शदीद, वहां पर जैसे सर्दी का मौसम है, बारिशें हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप वहां पर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इनको आप मदद दे रहे हैं। अभी यूएई ने एक नया बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात खत्म नहीं कर रहे हैं। आप पहले स्टेटमेंट इनका देखिए, द यूएई हैज मेड अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू मेंटेन रिलेशनशिप विद इसराइल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। ये उनका डिप्लोमेट कह रहा है। देयर इज नो डाउट दैट एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन विल फेस मैनी ऑब्स्टेकल्स एंड वी हैव अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम। ठीक है, अब ये यूएई वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि हम जो फैसला कर चुके हैं हम उससे पीछे नहीं हटेंगे और हम इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो कायम रखेंगे। देखें, इसमें एक शर्मनाक और अफसोसनाक बात क्या है, यानी तकलीफ दे बात क्या है, वो नाज़रीन ये है कि अगर यूएई को ताल्लुकात रखने इसराइल से तो वो रखे, उसमें कोई मसला नहीं है, आप रखें। हर रियासत आज़ाद है, वो जिसके साथ मर्जी ताल्लुकात रखे, लेकिन टाइमिंग का मसला है। आप किस टाइम पर ये बयान दे रहे हैं? आज यूरोपियन कंट्रीज, यानी मैं हैरान हूं कि आज ईसाई, पूरी दुनिया के ईसाई फलस्तीन के लिए खड़े हो रहे हैं। आज अमेरिकन कह रहे हैं कि इसराइल तो बेबी किलर रियासत है। आज अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इसराइल को तो खत्म हो जाना चाहिए और ये हमास के हवाले कर देना चाहिए। ये आज अमेरिकन कह रहे हैं। पूरा यूरोप उठ खड़ा हुआ है फलस्तीन के हक में। यूरोपियन हुकूमतें कह रही हैं कि इसराइल बेबी किलर है और इस पर सैंक्शंस लगनी चाहिए, इससे ताल्लुकात खत्म करनी चाहिए। साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क, उसने इनके सफीर को धक्के देकर निकाला और आज वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया हुआ है कि ये जेनोसाइड कर रहा है। ठीक है, ये स्पेन जैसा मुल्क कह रहा है कि ये यहां पर जेनोसाइड कर रहा है। तो मतलब इतनी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वहां पर उनकी हुकूमतें जो हैं वो फलस्तीन के साथ खड़ी होने, और इस सूरत हाल में जब वो नस्ल कुशी कर रहे हैं, यानी एक एक वीडियो देखकर रूह काम जाती है, यानी जिसको दिल चाहता है वो मार देते हैं, जिसको चाहते हैं औरतों को उठाकर लेकर जाते हैं। अभी जो औरतें रिलीज हुई थी उसमें नाज़रीन ये पता चला कि 20-20, 25-25 साल से औरतों को बेगुनाह कैद किया हुआ है और उनका कसूर क्या था कि अगर कोई अलकुदस में इबादत करने के लिए गई है तो उसको जनाब पकड़ लिया और वो 20-20 सालों से जेल में थी और जवानी में गई, किसी को 15 साल थी उम्र, किसी को 18 साल, और उनको एज अ सेक्स स्लेव्स वहां पर इस्तेमाल करते रहे। ये जुल्म इन्होंने किए हैं। छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर लेते हैं 10-10, 12-12 साल के, 8-8 साल के, और उनकी सारी जिंदगियां जो हैं वो जेलों में कट जाती है। ये इस तरह के जुल्म वहां पर करे। इनके स्नाइपर्स इस वक्त वेस्ट बैंक में पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, जिसको दिल चाहता है गोली मार देते हैं, जिसको दिल चाहता है। तो ये सारा कुछ वहां पर हो रहा है जो गजा में हो रहा है। यानी यूएन कह रहा है कि ये रिसेंट सेंचुरी की, ये रिसेंट हिस्ट्री की सबसे खूनखार जंग है और सबसे ज्यादा जुल्म इस वक्त इसराइल कर रहा है। तो आप इस सूरत हाल में इसराइल को ग्रीन चिट दे रहे हैं। आप इस सूरत हाल में कह रहे हैं कि इसराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, हम इसके साथ खड़े हुए हैं। तो हमें जो तकलीफ है वो इस बात की है, आप जंग खत्म होने दें, आप इसराइल को मजबूर करें कि वो सीज फायर की तरफ आए, वो बच्चों को शहीद करना बंद करे। वो मतलब आप ये देखें, पिछले दिनों, परसों की बात है, जब मोसाद के चीफ ने यह बयान दिया कि एवरी अरब मदर शुड नो दैट कि अगर उसका बच्चा 7 अक्टूबर में उसका बेटा शामिल है तो उसको हम कत्ल करेंगे। ये मोसाद ने सारे अरबों को ललकारते हुए कहा। तो क्या अरबों की गैरत अब जवाब देगी है? मतलब वो ये काम कर रहे हैं, यानी वो पूरे अरबों को ललकार रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ठीक है कोई मसला नहीं, हम तो ताल्लुकात रखेंगे। तो टाइमिंग का मसला है, ताल्लुकात रखने का मसला नहीं है। आप रखें, बाद में जब जंग खत्म हो जाए, मामलात ठीक हो जाए, रखें। आपने पहले भी रखे हुए हैं, आपने किसी पूछ के थोड़े रखने हैं। लेकिन जब पूरी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी है तो आपका ये बनता नहीं था ये काम करना। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को, और मैं कहता हूं पूरी दुनिया के लोगों को तकलीफ हुई है। इवन जो यहां पर दूसरी दुनिया के डिप्लोमेट्स आ रहे हैं बाकी मुल्कों के, वो मुतालबा कर रहे हैं कि अरबों को ज्यादा कुछ करना चाहिए, इनको ज्यादा प्रेशराइज करना चाहिए, वो ज्यादा खफा हैं बच्चों की तस्वीरें देखकर। और ये जो हैं ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इसकी मुसलमानों का नहीं, हर दुनिया के हर बाज़मीर इंसान को इस बात की तकलीफ हुई है। अब नाज़रीन, आखिर में इसराइल का जो एक प्रोपोगंडा है वो एक्सपोज हुआ है और ये बड़ी अहम तरीन अपडेट्स है आप तक पहुंचाना, क्योंकि इसराइल ने पहले दिन से लेकर आज तक
प्रोपोगंडा जो किया उसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। फ़लस्तीन के लिए एक तकलीफ ये भी रही है कि फ़लस्तीन ने जुल्म भी बर्दाश्त किए और एट द एंड जालिम भी उनको कहा गया। और अभी ये जंग नाज़रीन छेड़ी गई थी वो इस बात पर छेड़ी गई थी कि मज़ामती तहरीक जो 7 अक्टूबर को अंदर आई थी, इसने औरतों के साथ रेप्स किए, औरतों के साथ रेप किए हैं, किसी का बच्चा उठा लिया, 79 लोगों के साथ बड़े जुल्म इसने ढाए हैं और इस बुनियाद पर इन्होंने जंग छेड़ी थी। पर न्यूयॉर्क टाइम ने इस पर एक स्पेशल स्टोरी छापी है कि बहुत बड़ी तादाद में रेप्स हुए हैं। ये मैं बहुत गैर मामूली बात आपको बता रहा हूँ, बड़ी सेंसिटिव ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने ये बात छापी कि जनाब ये पूरी स्टोरी है कि बड़ी तादाद में रेप्स हुए, हंड्रेड्स ऑफ खवातीन के साथ रेप किए गए हैं मज़ामती तहरीक की जानिब से। ठीक है, आपको पता है इस पर खरबों इन्वेस्ट किए जाते हैं हम लोगों के, यानी अमेरिकन की और मगरब की एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए कि ये जो हमास है ये बड़ी वैश्याना है, इनका सिविलाइजेशन के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ख़ास तौर पर जब से अमेरिकन ने इसराइल के खिलाफ सर्वे किया है और मतलब मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन ने कहा है 80% ने कि इनको ख़त्म हो जाने चाहिए इसराइल को, तो उसके बाद से इनके जो प्रोपेगेंडा सेल है वो ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। तो अब नाज़रीन ये पता चला है कि वो पूरी तरह से झूठी स्टोरी थी और पता क्या चलना, मतलब इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इसराइल के अंदर से अवाम कह रही है, वो खवातीन कह रही हैं कि जिनकी तस्वीरें इन्होंने वहां पर लगाई वो कह रही है हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। अब मैं आपके सामने 3-4 स्टेटमेंट्स रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा। ये आप देखिए, यह पहले तस्वीर देख लें, ये उसने छापी थी न्यूयॉर्क टाइम ने, ये तस्वीर इस फैमिली की लगाई हुई थी कि इनके साथ जनाब रेप किया गया। अच्छा, इसके बारे में अब क्या रिपोर्ट सामने आई है। द सिस्टर ऑफ एन इसराइली गर्ल डिनाइज द न्यूयॉर्क टाइम्स एलिगेशन रिगार्डिंग द रेप ऑफ हर सिस्टर ऑन अक्टूबर 7, कि जिसकी तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम ने लगाई उसको वो उस लड़की की बहन कह रही है कि ये झूठी स्टोरी है, हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। फिर आप हरीर्स जो इसराइल का एक बहुत बड़ा अखबार है, वो क्या लिख रहा है, इसराइली पुलिस आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल हु आर एक्चुअली सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल असॉल्ट्स ऑन अक्टूबर 7, कि पुलिस को कोई विक्टिम नहीं मिल रहा है। फिर एक और बयान देखिए, पुलिस कांट फाइंड सेक्सुअल असॉल्ट्स विक्टिम टू ब्लेम ऑन हमास, द पुलिस आर हैविंग डिफिकल्टी लोकेटिंग विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स, आर विटनेस टू एक्ट्स फ्रॉम द हमास अटैक्स एंड आर अनएबल टू कनेक्ट द एग्जिस्टिंग एविडेंस विद द विक्टिम्स डिस्क्राइब्ड इन इट। वो कह रहे हैं कि ये ना इनको सबूत मिल रहे हैं, ना कोई विक्टिम मिल रहे हैं, जो चीजें बयान की गई हैं वो सारी की सारी झूठी हैं। तो और फिर नाज़रीन वो जो नोवा फेस्टिवल हो रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल, और उसमें ये खबरें सामने आई कि नोवा फेस्टिवल में जाकर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है हमास ने, और वहां से लड़कियों के साथ वहां पर भी रेप हुए हैं और बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। फिर जो नोवा फेस्टिवल है, उनके जो विक्टिम्स थे उन्होंने उल्टा इसराइली हुकूमत पर केस किया हुआ है कि भाई हमारे साथ हमास ने नहीं किया, हमारी तो अपनी फौज और हमारी अपनी पुलिस ने हम पर गोलियां चलाई हैं, इन्होंने अंधाधुंध हमारे ऊपर फायरिंग की है। तो ये बहुत अहम हकायक आप तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जो असल जंग लड़ी जा रही है ना, वो नाज़रीन बयानिए की जंग है। इस वक्त इसराइल को और उसके इत्तेहादियों को सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है कि भाई सारी दुनिया की पावर हमारे पास है, सारी दुनिया का मीडिया हमारे पास है, हमने 75 सालों में खरबों डॉलर लगाए हैं, हमने खरबों डॉलर लगाकर इसराइल का इमेज बनाया है, और 20 दिनों में हमारा इमेज जमी बोस हो गया। मतलब कहां इसराइल का इमेज था कि अल्लाह के सबसे चुनिंदा लोग हैं, कि इनकी हिमायत करना एक मजहबी फरीजा है, और कहां ये बेबी किलर रियासत वाला ये बयानिया कहां से आ गया। तो इस चीज को उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, और जिस बुनियाद पर ये जंग छेड़ी गई थी वो पूरी तरह से दुनिया के सामने, अमेरिकन के सामने, यूरोपियन पीपल के सामने बेनकाब हुआ है। तो इन लोगों को, यूरोप को, यह हमें बात बताना बहुत जरूरी है कि हकायक क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, और जो आज ईसाई फलस्तीन के लिए खड़े हो रहे हैं उनके दरमियान अब मजीद गलत फहमियां पैदा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें एक एक सच जो है उन तक जरूर पहुंचाते रहना चाहिए। तो ये नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक थे जो कि आपके साथ शेयर किए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सिर्फ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, तो ये है कि इसराइल चाहता है कि जो अवाम की तवज्जो है वो इस जंग से हट जाए, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जिस तरह से डेवलप हुई है इसराइल के खिलाफ, उसको बहुत ज़्यादा मसला है। दूसरा ये है कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं है, जंग लंबा चलेगी, ये देर तक चलेगी, यह इख्तिताम तक चलेगी। अब फैसला कर लिया गया है कि या इसराइल रहेगा या फ़लस्तीन रहेगा। तो फ़लस्तीन ने भी अब 2 स्टेट सोल्यूशन को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम छीन कर ले सकते हैं तो ले लेंगे, 1 इंच भी हम इनको नहीं देने वाले हैं। अब राय जरूर करें, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।